नमस्कार, बिग न्यूज बिग शो देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। सबसे पहले बिग न्यूज बिग शो में बात करेंगे छत्तीसगढ़ से आई खबर की। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की, जिनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ईडी के बाद सीबीआई ने भी उनके घर पर छापेमारी की है। आखिर किस मामले में रेड की जा रही है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। आगे आपको दिखाएंगे किस तरह एक बार फिर दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता एक्शन मोड में नजर आ रही हैं और मेट्रो के पिलर्स पर लगे पोस्टर्स खुद हटाने लगी। फिर बात करेंगे दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई की, जहां खूब हंगामा देखने को मिला है। कैबिनेट मंत्री आशीष सूद और नेता प्रतिपक्ष आतिशी के बीच जबरदस्त बहस देखने को मिली है। इसी तरह हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई के दौरान भी कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना, पुलिसकर्मियों के आवास, आंगनवाड़ी के खाली पदों, इन तमाम विषयों पर सवाल जवाब का सिलसिला इस दौरान देखने को मिला। आगे बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के आगरा दौरे की, जहां उनकी तरफ से सौगातों की बौछार लगा दी गई। अगली खबर रहेगी संभल से, जहां ईद और रामनवमी के त्योहारों को लेकर प्रशासन सतर्क है। इसे लेकर संभल कोतवाली में शांति समिति की बैठक हुई और अंत में बात होगी एक ऐसी खबर की जिसे जानने के बाद आप कहीं बाहर की रोटी नहीं खाएंगे। तो क्या है वो खबर जिसे देखने के बाद रोटी से, खासतौर पर बाहर की रोटी से, विश्वास उठ जाएगा? वो भी आपको देखने को मिलेगा बिग न्यूज बिग शो में। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए ये खास शो बिग न्यूज बिग शो। बिग न्यूज बिग शो में सबसे पहले बात होगी छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ने वाली है। सीबीआई ने पूर्व सीएम बघेल के आवास पर छापेमारी की। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी की टीमों ने रायपुर और भिलाई में बघेल के आवास के साथ साथ एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और पूर्व मुख्यमंत्री के एक करीबी सहयोगी के आवास पर छापेमारी की। कहा जा रहा है कि यह रेड महादेव बैटिंग ऐप मामले को लेकर की गई है। आखिर पूरा मामला है क्या, जानने के लिए जरूर देखनी चाहिए आपको हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। कांग्रेस के महासचिव और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बघेल के घर सीबीआई की टीम ने दबिश दी। सीबीआई की टीम रायपुर और भिलाई दोनों जगह पहुंची। कांग्रेस नेता के घर के बाहर सीआरपीएफ के जवान तैनात कर दिए गए। जानकारी के मुताबिक सीबीआई की टीम महादेव बैटिंग ऐप मामले में छापेमारी करने पहुंची है। इससे पहले ईडी की टीम ने भी इसी समय छापेमारी की थी। महादेव बैटिंग ऐप ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए बनाया ऐप है। इस पर यूजर्स पोकर, कार्ड गेम्स, चांस गेम्स नाम से लाइव गेम खेलते थे। ऐप के जरिए क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल जैसे खेलों और चुनावों में अवैध सट्टेबाजी भी की जाती थी। अवैध सट्टे के नेटवर्क के जरिए इस ऐप का जाल तेजी से फैला और सबसे ज्यादा खाते छत्तीसगढ़ में खुले। इस ऐप से धोखाधड़ी के लिए एक पूरा खाका बनाया गया था। महादेव बैटिंग ऐप कई ब्रांच से चलता था। हर ब्रांच को सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल फ्रेंचाइजी के रूप में बेचते थे। यूजर को सिर्फ शुरुआत में फायदा और बाद में नुकसान होता। फायदे का 80% हिस्सा दोनों अपने पास रखते थे। राज्य में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, कई बड़े बड़े घोटाले हुए और उन घोटालों की जांच सीबीआई, ईडी लगातार कर रही है और जांच क्रमशः आगे बढ़ रही है। और जांच के क्रम में ही सीबीआई ने आज छत्तीसगढ़ में लगभग 50 अलग अलग स्थानों पर आज जांच के लिए छापामारी की है और उसमें कुछ आईपीएस अफसर हैं, कुछ अन्य अफसर हैं और कुछ राजनेता भी हैं। और इसलिए सीबीआई की ये जो कार्रवाई है, ये सामान्य जांच की प्रक्रिया के तहत किया गया है और ये जांच की कंटिन्यूअस प्रक्रिया का एक हिस्सा। हाल ही में ईडी ने कथित शराब घोटाला के मामले में बघेल के आवास पर छापे मारे थे।
10 मार्च को ईडी ने कथित शराब घोटाला मामले में उनके बेटे के खिलाफ धन शोधन जांच के तहत दुर्ग जिले के भिलाई शहर में भूपेश बघेल के आवास पर छापा मारा था। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये हमने आपको बताया कि महादेव बैटिंग ऐप क्या है। अब रुख करेंगे दिल्ली का। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता कार्यभार संभालने के बाद पहले दिन से ही एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। अपने एक्शन मोड में रहते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने बुधवार की सुबह दिल्ली को साफ और सुंदर बनाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा लिया है। क्या है यह फैसला और दिल्ली की सुंदरता से क्या है इसका वास्ता, जरूर देखें। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बुधवार सुबह कई अधिकारियों के साथ दिल्ली की सड़क पर निरीक्षण करती देखी गई। इस दौरान उन्हें मेट्रो के खंभों पर लगे पोस्टर्स को हटाते हुए भी देखा गया। मेट्रो के खंभों और सड़क के किनारे लगे पोस्टर्स को हटाने के भी आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है, मुख्यमंत्री से लेकर किसी भी अन्य व्यक्ति तक को नहीं है। कि सरकारी प्रॉपर्टी को गंदा नहीं करें। मेट्रो के पिलर ये हमारी दिल्ली की खूबसूरती है। यहाँ पे होर्डिंग, पोस्टर, बैनर ये हमें नहीं लगाने हैं। कभी जीवन में मुझसे भी कभी लगाओ तो मैं जल्दी की जनता से क्षमा मांगती हूँ, परंतु इसके बाद से हम लोग ये तय करें कि दिल्ली को खूबसूरत करना है, दिल्ली को बेहतर करना है। बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के बाद से रेखा गुप्ता आए दिन एक्शन मोड में देखी जा रही हैं, जिसमें एक के बाद एक कई फैसले लेते हुए दिल्ली को बेहतर बनाने की दिशा में कई अहम कदम बढ़ा चुकी है। इस फहरिस्त में पोस्टर हटाने का ये एक और फैसला जाहिर तौर पर दिल्ली को बेहतर और सुंदर बनाने की दिशा में एक कारगर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। इधर दिल्ली विधानसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। नेता विपक्ष आतिशी ने पब्लिक टॉयलेट की सफाई पर सवाल पूछा तो कैबिनेट मंत्री आशीष सूद और आतिशी के बीच जबरदस्त बहस देखने को मिली और पूरा सदन हंगामे से गूंज उठा। ये रिपोर्ट आप देखें। दिल्ली विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान खूब हंगामा देखने को मिला। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने पब्लिक टॉयलेट की सफाई पर सवाल पूछा। दरअसल स्पीकर ने जब आतिशी को सवाल के लिए बुलाया तो वह सदन में मौजूद नहीं थी, लेकिन जब वह सदन में आई तो उन्होंने कहा कि दिल्ली की सीएम बजट में झुग्गियों के लिए 700 करोड़ की बजट की बात करती है, लेकिन झुग्गियों में लोग नारकीय जीवन जीते हैं, वहाँ के टॉयलेट गंदे हैं। इसी पर दिल्ली विधानसभा में हंगामा शुरू हो गया। इसी मामले पर दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने आतिशी पर सदन में पलटवार किया। मंत्री आशीष सूद ने कहा कि आपकी पार्टी को दिल्ली के झुग्गी वालों के सामने उधेड़ कर रख दिया है, इसलिए आपको कष्ट हो रहा है। यूडी मिनिस्टर को देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने कहा कि रियल टाइम फोटोज ये अपलोड करते हैं। ये जीपीएस टैग फोटोग्राफ्स हैं आज सुबह 10:06 की कालका जी विधानसभा के भूमिहीन कैंप के टॉयलेट्स की। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर टॉयलेट्स की ये स्थिति है तो क्या फोटोज अपलोड हो रही हैं, क्या सफाई हो रही है? बिकॉज ये भी रियल टाइम फोटोज हैं। इतनी गंदगी है टॉयलेट्स में। कल आपके मुख्यमंत्री जी ने इतने लंबे लंबे भाषण दिए कि झुग्गियों को हम फंड दे रहे हैं, लेकिन झुग्गियों के टॉयलेट्स का पिछले एक महीने में इतना बुरा हाल हो गया है, नारकीय स्थिति में रह रहे हैं झुग्गी वाले। ये आज सुबह की फोटोज है। दरअसल माननीय सदस्य की टॉयलेट की सफाई की गंभीरता आदरणीय अध्यक्ष जी इसी से पता चलता है। आज का पहला प्रश्न इन्हीं को पूछना था। ये 23 नंबर इन्हीं का सवाल था उन टॉयलेट्स के संदर्भ में। इसी से गंभीरता पता चलती है। लगाकर आप सदन में उपस्थित नहीं रहते हैं और आप मुख्यमंत्री भाई साहब माननीय सदस्य, आप मुख्यमंत्री जी की कल की घोषणा पे राजनीति करना चाहते हैं अपनी खिसियाहट को कम करने के लिए। ये इसी से पता चलता। 23 नंबर का तारांकित सवाल था। अगर आपकी इतनी बड़ी चिंता थी तो आप समय पर यहां उपलब्ध क्यों नहीं थे? एक मिनट माननीय सदस्य आपको झुग्गी वाले से पूछना था तो यह सवाल लगाया था, यहां मौके पर रहती आप। और ये जो सवाल मुख्यमंत्री जी से पूछ रही है, मैं आज सदन पर माननीय अध्यक्ष जी मैं उस जगह पर जाना नहीं चाहता, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा है दोष नहीं काम करेंगे। वो भी दौर था
ये माननीय सदस्य पूर्व मुख्यमंत्री थी, वित्त मंत्री थी, ड्यूसिप का बजट रात को 11:40 पर दिया उन्हीं टॉयलेट्स के लिए और ड्यूसिप मेंटेनेंस के लिए उसका इस्तेमाल नहीं कर पाई। मैं उस दौर जाना नहीं चाहता हूं। 11:40 पर 31 मार्च को ड्यूसिप का बजट दिया गया। आज का बताएंगे आपकी चिंता इतनी थी 33 दिन में आपसे बड़ा बजट दिया है। 33 दिन में आपसे बड़ा बजट दिया है। आपकी पार्टी को दिल्ली की झुग्गी वालों के सामने उधेड़ के रख दिया है। इसलिए आपको कष्ट हो रहा है, इसलिए कष्ट हो रहा है। जगजी ये सवाल पूछती है, मुख्यमंत्री जी ने कल बजट एलोकेट किया अगले साल का, इनका बजट एलोकेशन 11:40 पर 31 मार्च को गया। आज ये हमारे बजट पर सवाल पूछते हैं। प्रश्नकाल के ही दौरान दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने आप नेताओं से कहा कि आपकी सरकार के समय पर सरकार का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति होता था। उस एक व्यक्ति के पास कभी भी कोई विभाग नहीं था। उसी ने आपके सभी नेताओं को जेल भिजवाया क्योंकि वो तो किसी फाइल पर साइन ही नहीं करता था। इस सदन में कोई भी सवाल पूछा जाता है, कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, तो वो किसी मंत्री के साथ साथ में सरकार से पूछा जाता है। आपकी जो 10 साल सरकार रही उसमें सरकार का एक ही मतलब था, वो था एक ही व्यक्ति, और उस व्यक्ति के पास में कोई भी विभाग नहीं था, ना वो साइन करते थे। तो मैं आपको बता रहा हूं जो आपने पूछा, इसीलिए आपके नेता ने सबको जेल भेज दिया। 11,836 फर्जी GSTIN नंबर की पहचान हुई है और उसमें से 8,020 को सस्पेंड कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। जो भी उनसे टेस्ट की रिकवरी होगी उसकी कार्रवाई चल रही है। बहरहाल दिल्ली विधानसभा में उस वक्त माहौल गर्मा गया जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अनुपस्थिति को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार ने जवाब दिया कि विधानसभा के नियमों के तहत किसी भी मुद्दे पर अन्य मंत्री जवाब दे सकते हैं। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इधर हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई बुधवार को फिर हुई। सदन की कार्रवाई के दौरान विधायकों ने कई मुद्दे उठाए, अपने अपने इलाके में लोगों को हो रही समस्याओं से रूबरू करवाया और कुछ सवाल भी पूछे गए, जिसका कैबिनेट मंत्रियों ने जवाब भी दिया। किस विधायक ने क्या मुद्दा उठाया और किसने क्या जवाब दिया, यह जानने के लिए देखें यह रिपोर्ट। बुधवार को भी हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई जारी रही। सदन की कार्रवाई के दौरान विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठाया और अपने इलाके की समस्याओं को सदन में रखा, तो कैबिनेट मंत्रियों ने उनका जवाब भी दिया। कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना पर सवाल किया, तो कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने उसका जवाब दिया। और जितनी दुकानों का मैंने अपने क्वेश्चन में जिक्र किया है, उसमें क्वेश्चन के सारा लंबा हो जाएगा, समय ज़्यादा लग जाएगा। उस सभी की सभी दुकानें म्युनिसिपल कमेटी ने, अर्बन लोकल बॉडीज ने बनाई और सभी पे किराया लेते हैं, आज तक किराया लेते हैं और उनको 20 साल से ज़्यादा हो गए इस बात के। आपने रिप्लाई में आदरणीय मंत्री जी आपने लिखा है कि 19/4/2023 की एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में एक पॉलिसी और एक नोटिफिकेशन हुई, कंप्रिहेंसिव पॉलिसी बनाई। उस पॉलिसी के तहत आपने इन सब दुकानों की स्वामित्व योजना को आपने रिजेक्ट कर दिया। इस बात के लिए जो चिंता जताई है वो बात इन्होंने जो गाइडलाइन है उसके तहत भी, चाहे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ज़मीन हो, चाहे हेल्थ के डिपार्टमेंट की ज़मीन हो, चाहे टूरिज्म डिपार्टमेंट की ज़मीन हो, उसमें ये पॉलिसी लागू नहीं होती है। और जो रोड के अंदर दुकानें आती हैं उसके अंदर ये पॉलिसी लागू नहीं होती है। चारों जो जगह बताई हैं, या तो वो हेल्थ डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी है और या दो जो दुकानें शिवाजी नगर की दुकानें हैं वो ROW के अंदर आती हैं और सुभाष नगर की जो मार्ग 50 दुकानें वो हेल्थ के अंदर आती हैं और जो 54 दुकानें कच्चा बेरी रोड पर हैं वो ROW के अंदर आती हैं। एक स्पेशल डिस्कशन करके क्या इसका निवारण हो सकता है उसको डिपार्टमेंट को बोला, इस पर चिंता करें। जो माननीय सदस्य ने जो अपना
प्रश्न लगाया है, तो उस पर डिपार्टमेंट की तरफ से एक बार मीटिंग लेकर जो बेस्ट हो सकेगा वो करने का काम है। वहीं बीजेपी विधायक विनोद भयाना ने पुलिस कर्मियों के आवास को लेकर सवाल किया, जिस पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि प्रस्ताव विचाराधीन है, जल्द काम होगा। धन्यवाद करता हूं कि हमारी सरकार ने समय की जरूरत के अनुसार झांसी को पुलिस जिला बनाया, मगर स्पीकर सर आज तक वहां ना तो कोई पुलिस लाइन है जहां पुलिस के कर्मचारी बैठें उठें, कोई व्यवस्था नहीं है, और वहां न ही एसपी साहब का न किसी डीएसपी का कोई रेजिडेंस है। शाम के 4 बजे के बाद वो हमारा झांसी जिला मात्र थाने तक का शहर रह जाता है। एसपी साहब हिसार चले जाते हैं, डीएसपी सारे हिसार चले जाते हैं। अगर शाम को कोई घटना हो जाती है तो ना तो हिसार से कोई अधिकारी आता है झांसी, तो इसलिए बड़ी दिक्कत है। मेरा कहना यह है कि जल्द से जल्द जमीन भी हमारे पास आ गई पुलिस डिपार्टमेंट के पास, उसके बाद अगर उसकी कोई समय सीमा निर्धारित करें आप कि कब तक शुरू कर देंगे तो आपका धन्यवाद होगा। अभी मैंने बताया था कि 55 एकड़ 6 कनाल भूमि तो हमने उनको ट्रांसफर कर दी है। दूसरा, गजेटेड ऑफिसर के लिए 5 रेजिडेंस और अन्य रैंकों के लिए 336 रेजिडेंस की पुलिस लाइन के अंदर निर्माण के लिए मास्टर प्लान को भी मंजूरी दे दी गई है। और हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड पंचकुला द्वारा उसकी अनुमानित लागत का सारा प्लान तैयार कर लिया गया है और संभवतः 2025-26 में ये कार्य शुरू हो जाएगा। इधर बीजेपी विधायक रामकुमार कश्यप ने आंगनबाड़ी के खाली पदों पर सवाल किया, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने इसका जवाब दिया। तो मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा, जो ये रिक्त पद भरे खाली हैं, काफी दिनों से, कई सालों से नहीं भरे गए, चिंता का विषय है। जहां पर ये पद खाली हैं तो वहां पर आंगनबाड़ी वर्करों को काफी समस्या आ रही है। तो मैं स्पीकर सर आपके माध्यम से मंत्री से जानना चाहूंगा, जो ये रिक्त पद हैं काफी संख्या में, हजारों की संख्या में है, तो ये कब तक भर लेंगे, इसकी क्या सीमा 1479 पोस्ट जो हैं आंगनबाड़ी वर्कर्स के, उसमें और 145 पोस्ट ऑफ आंगनबाड़ी हेल्पर्स हैं, वो सैंक्शन हो चुके हैं डिस्ट्रिक्ट करनाल में। और ब्लॉक वाइज जो डिटेल्स हैं वैकेंसी पोजीशंस की, वो यहाँ पे टेबल कर दिए गए हैं। और इसमें एक प्रपोजल भी जो चल रहा है वो सरकार विचाराधीन है और पूरा अंडर कंसिडरेशन है कि ये क्राइटेरिया जब सिलेक्शन क्राइटेरिया तय हो जाएगा उसको भरा जाएगा। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही के दौरान विधायक मुद्दे उठा रहे हैं, चाहे फिर वो बीजेपी विधायक हो या कांग्रेस के विधायक। इधर मंत्री सभी का पूरे आश्वासन के साथ जवाब भी देते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि प्रदेश का विकास हो सके। चंडीगढ़ से सूर्य समाचार के लिए रवि चंदेल की रिपोर्ट। तो देखा आपने, हरियाणा विधानसभा में अलग अलग मुद्दों की भरमार रही। बहरहाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में विकास की नई सौगात दी। सीएम योगी ने 635 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 128 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने आगरा वासियों के सामने सरकार के 8 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। आगरा के जेआईसी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 635 करोड़ रुपए की 128 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में सड़क, स्कूल भवन, ओवरब्रिज, बस स्टैंड और अस्पतालों से जुड़े कार्य शामिल हैं। सीएम ने सुशासन प्रदर्शनी का जायजा लिया और 400 छात्र छात्राओं को लैपटॉप व टैबलेट वितरित किए। इससे पहले सीएम राजमंडी के दरियानाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा भैरवनाथ के दर्शन किए और शंख ढाल कार्यक्रम में हिस्सा लिया। संतों से मुलाकात के बाद धर्म सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, सनातन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो दुनिया में सबसे ताकतवर है। ये धर्म हमें एकता, भाईचारा और मानवता की शिक्षा देता है। ये ताकत केवल सनातन धर्म में ही है। उसी सनातन धर्म को पुष्ट करने के लिए, मजबूत करने के लिए भारत की शैव परंपरा के एक प्रमुख पंथ के रूप में नाथ पंथ की
का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक उस एकता के ज्वार ने सभी बाधाओं को दूर करते हुए, सभी बाधाओं को पार करते हुए राम जन्मभूमि के आंदोलन को इतना प्रचंड तेज के साथ भर दिया कि अंततः हर भारतवासी यह कहने के लिए मजबूर हुआ कि नहीं, अन्याय हुआ है और इस अन्याय का परिमार्जन होना चाहिए। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने अंततः निर्णय देकर के अयोध्या में से राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया और प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमलों से आज रामलला भी अयोध्या धाम में विराजमान हो गए। सर, पाकिस्तान में भी, आपके अफगानिस्तान में भी अनेक ऐसे स्थल थे जहां पे हमारे योगेश्वर रहा करते थे, जन जागरण के कार्यक्रमों में, लोक कल्याण के कार्यक्रमों में जुड़े रहते थे। लेकिन बृहत्तर भारत में कोई राज्य ऐसा नहीं, कोई अंचल ऐसा नहीं जहां पर योगेश्वर आज भी वहां पे व्यापक आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जनजागरण के कार्यक्रम के साथ साथ लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों के साथ में जुड़े। वहां पे अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। कोई स्थानीय स्तर पर मठ और मंदिर के माध्यम को धार्मिक जागरण का माध्यम बनाता है। सीएम योगी के इस दौरे से आगरा में विकास को नई गति मिलेगी। साथ ही सनातन धर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता एक बार फिर सामने आई। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। ये तो बात हुई आगरा को सीएम योगी की सौगातों की। अब बात करेंगे यूपी के संभल की, जहां आगामी ईद और रामनवमी के त्योहारों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। संभल कोतवाली में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए। पिछले साल नवंबर में शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद से संभल में तनाव का माहौल रहा, जिसके चलते प्रशासन कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। इस दौरान सीओ अनुज चौधरी ने भी ये कहा कि अगर आप ईद की सेवैयां खिलाना चाहते हैं तो होली की गुजिया भी आपको जरूर खानी होगी। संभल कोतवाली में आयोजित शांति समिति की बैठक हुई। इस बैठक में सीओ अनुज चौधरी, एएसपी श्रीश चंद्र और एसडीएम वंदना मिश्रा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। मस्जिद के प्रतिनिधियों के साथ रामनवमी और ईद के शांतिपूर्ण आयोजन पर चर्चा हुई। वहीं प्रशासन ने साफ निर्देश दिए कि सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं होगी। शांति समिति की बैठक आने वाले त्योहारों को लेकर की गई है, जिसमें नवरात्रि का त्योहार है और इसके अलावा ईद है, फिर उसके बाद महानवमी का त्योहार है। तो उसके संबंध में बैठक की गई थी और उसमें जो भी लोग उपस्थित रहे शांति समिति की बैठक में, उन लोगों ने अपने जो भी समस्याएं आ रही है त्योहार के दौरान, जैसे कभी कभार बिजली की समस्या, कभी पानी की समस्या, इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो हैं, कहीं नाली वगैरह खुली पड़ी है या कोई दिक्कत है, तो उसके संबंध में छोटी छोटी चीजों से अवगत करा है। उसके निस्तारण के लिए लोगों को अवगत करा दिया गया। नमाज के लिए चर्चा ये रही कि ये बता दिया गया है कि, और लोग सहमत भी थे कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना है, जो पूर्व से ही लागू है। और इसके अलावा माइक या लाउड स्पीकर के प्रयोग के अनुमति की बात हो रही थी, तो उसको डिनाई कर दिया गया है कि अभी तो इस तरह कोई विचार नहीं किया जा रहा है। और इसके अलावा लोगों ने कहा कि छतों पर नमाज पढ़ने की जो मस्जिद के आसपास का है, तो उसमें कहा गया है कि इस तरह की अनुमति देने से पहले इसकी जांच करा ली जाएगी। अगर लगता है कि इसमें किसी भी तरह की कोई अनहोनी होने की संभावना है, तो इस तरह की अनुमति हम नहीं दे पाएंगे। पुलिस प्रशासन ने दो टूक शब्दों में कहा कि किसी भी तरह के उपद्रव को बर्दाश्त नहीं करेगा। संभल में पहले हुई हिंसा के बाद से प्रशासन अब सतर्क है और शांति बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। हम अपने जहां हम रहे, हम वहां कोई इस तरह की शांति व्यवस्था भंग न हो। तो आप सब विश्वास के साथ रहें, भाई ऐसा कोई किसी के साथ कुछ वो नहीं होगा, पर हर आदमी को अपना अपना अधिकार है। पर आप यदि ईद की सेवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। ये गुजिया खाओ, हम ये सेवैयां, तो दोनों पक्ष खाओ। पर
यहाँ गड़बड़ हो जाती है, जहाँ एक पास खाने को तैयार, दूसरा खाने का, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जाए। हम स्पष्ट मतलब बोल रहे हैं, कुछ भी है, तो ये चीज नहीं है। हम नेतागिरी नहीं कर रहे ना, हमें नेतागिरी का हमारा कोई इरादा है, कम नेतागिरी करेंगे। हर आदमी अपने तरीके से पेश कर रहा है, कौन कैसे पेश कर रहा है क्या नहीं। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इससे पहले होली का त्योहार भी प्रशासन की कड़ी निगरानी में संपन्न हुआ था। संभल में संवेदनशील इलाकों में ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने के लिए 38 नए पुलिस चेक पोस्ट बनाने का फैसला किया है। इसके अलावा कई जगहों पर हाई रिजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो 24 घंटे गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। वहीं जामा मस्जिद के सचिव मसूद फारूकी ने प्रशासन को हर संभव सहयोग करने की बात कही है। सड़क पर कोई नमाज नहीं, और दूसरी बात माइक की है, क्योंकि अंदर माइक बहुत, जितना आपने वॉल्यूम बता रखा है, इंस्पेक्टर साहब भी मौजूद हैं, नमाज के वक्त उतना ही वॉल्यूम चलता है। अब ये बाहर कोई आवाज नहीं आती है, तो क्योंकि बाहर चबूतरों में तीनों साइड में नमाज हो रही है, तो एक एक बहुत कम वॉल्यूम में, जैसे आप परमिट करें जो है ऑथेंटिक, उसी के वॉल्यूम में वहां पर नमाज के लिए 1 घंटे के लिए लग जाए, जिससे नमाजियों को आवाज आ जाए। पिछले साल भी लगे थे कम वॉल्यूम पर। तीसरी बात आई अभी के ईद की नमाज की इमामत की, इसके बारे में मेरी प्रशासन से यही है कि वो उनकी एक मीटिंग लें, जो इमाम पढ़ा रहे हैं उनके बारे में अपने सामंजस्य बनाकर वो तय करें। ये उनका विषय है, जामा मस्जिद कमेटी का ही विषय नहीं। संभल में प्रशासन की सख्ती और सतर्कता से त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और अब बात एक ऐसी खबर की करेंगे जिसे सुनकर आप घर के अलावा बाहर की रोटी खाने से परहेज कर लेंगे। दरअसल गाजियाबाद से एक ऐसी खबर सामने आई है जहां पर थूक लगाकर रोटी सेकने का वीडियो सामने आ गया, जिसे देखकर लोगों का गुस्सा भड़क गया। यह घटना टील मोड़ थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद गाजियाबाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार किया है। जागरण को अशुद्ध करने की शर्मनाक चाल, थूक कर रोटी बना रहा था आरोपी। वीडियो वायरल होने के बाद हुई कार्रवाई। ये तस्वीरें देखिए, किस तरह एक धार्मिक आयोजन में थूक कर रोटी बनाई जा रही है। आरोपी जागरण के कार्यक्रम के लिए खाना बना रहा है। आरोपी लाल रंग की टी शर्ट पहने हुए है। जब वह रोटी को तंदूर की भट्टी में डालने वाला होता है, तभी रोटी पर 2 से 3 बार थूक देता है, फिर भट्टी में डाल देता है। आरोपी के इस कृत्य का मौके पर मौजूद किसी शख्स ने वीडियो बना लिया और जागरण के आयोजकों को दिखा दिया। थूक कर रोटी बनाने का वीडियो देखते ही लोग आक्रोशित हो गए, जिसके बाद बड़ी संख्या में अन्य लोग भी एकत्रित हो गए और पुलिस को भी बुला लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि बीते कई दिनों में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें खाने की चीजों को थूक कर परोसा गया है। कभी कोई जूस में थूक देता है तो कोई थूक कर रोटी सेकता है। सूर्य समाचार के लिए गाजियाबाद से सतीश कुमार की रिपोर्ट। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।